तो अब तक हमने सोडियम क्लोराइड की पूरी कहानी समझ ली है कि सोडियम क्लोराइड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाकर फिर आपका कॉमन सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है ये काफ़ी काम की चीज़ है, सिर्फ घर के खाने में यूज़ नहीं होता, इससे और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि आपका ये NaCl तो है ही, लेकिन ये आपका सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में ही यूज़ आता है, यानी कि क्या होता है ये NaOH। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसमें भी यूज़ में आता है। ब्लीचिंग पाउडर आपके घरों में यूज़ होता होगा कपड़े वगैरह वॉश करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूज़ में आता है ये बेकिंग सोडा में, घर में जब खाना वगैरह बनता है, कोई भी क्रिस्पी चीज़ बनती है, पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडा जो बनता है वो भी आपका NaCl नमक, इसी से बनता है। चौथी चीज़ है किससे बनती है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी आपके कपड़े वगैरह धोने में, इन सब में यूज़ में आता है। तो ये जो 4 चीज़ें बन रही हैं ये आपकी सोडियम क्लोराइड से ही बनाई जाती हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है हम जानते हैं, नमक, यानी कि कॉमन सॉल्ट, हमारे रोज के खाने का नमक जो होता है। हम अपनी डेली लाइफ में घर में जब खाना बनाते हैं तो नमक डालते हैं, उसी का केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड नमक इन 4 चीज़ों को बनाने में मदद करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ब्लीचिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को और वॉशिंग सोडा को। तो अब बारी बारी करके समझते हैं कि कैसे ये 4 चीज़ें सोडियम क्लोराइड से बनती हैं। तो पहला समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है, ठीक है ना, NaOH कैसे बनता है। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को तो पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, घोलते हैं, जब नमक को पानी में घोलते हैं, नमकीन पानी बनाते हैं, तो साइंस की भाषा में उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, ठीक है ना। नमकीन पानी जो होता है, नमक का पानी जो होता है, उसको हम कहते हैं ब्राइन। तो जब भी हम ब्राइन के सोल्यूशन का, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब भी NaCl के सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, यानी कि ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो वो डिकम्पोज होता है 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में। क्या क्या, एक तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें चाहिए था, पहले में ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। बाकी 2 और चीज़ें बनती हैं जो कि होती है, एक होती है हाइड्रोजन की गैस, एक होती है क्लोरीन की गैस, ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ पे आपको बस 2 चीज़ें और याद रखनी है कि हाइड्रोजन की गैस आपकी बनेगी कैथोड पर, क्लोरीन की गैस बनेगी एनोड पर। अब ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ऐसे कैसे याद रखोगे, सिंपल है। देखो हाइड्रोजन कैथोड पर क्यों बन रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है कैटायन, वो होता है पॉजिटिव का, और कैथोड होती है नेगेटिव की। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अपोजिट चार्जेस होंगे उस पर गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव की है, कैथोड नेगेटिव का है, ये दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे, इसीलिए कैटायन कैथोड पर बन रहा है। सेम इसी तरह क्लोरीन नेगेटिव का एनायन बनाता है, तो ये बनता है आपका एनोड पर, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होती है। ये याद रखना है, हाइड्रोजन की गैस बनेगी, क्लोरीन की गैस बनेगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है जो कि बनेगा आपका कैथोड के पास, ठीक है। और इस तरह से आपका ब्राइन सोल्यूशन, यानी कि नमकीन पानी में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तब हमें सोडियम क्लोराइड से मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपका किस तरह से हम NaCl से NaOH बनाते हैं। आइए अब इनके कुछ यूजेस भी हैं, उन्हें समझते हैं कि ये जो 3 प्रोडक्ट निकले हैं इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। अब हमारे जो 3 प्रोडक्ट बने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, इन तीनों के कुछ कुछ यूजेस होते हैं, उन्हें समझते हैं। देखो पहला क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, फ्यूल्स में, सब जानते हैं फ्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं सब। अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनते हैं, और अमोनिया बना होता है आपका हाइड्रोजन मिलाकर, ठीक है ना, जो कि खेतों में डालते हैं आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है आपका मार्गरीन के लिए। अब ये मार्गरीन एक नया वर्ड आया, आप कहोगे मार्गरीन क्या होता है। मार्गरीन एक बटर की तरह एक सब्सटेंस होता है, बटर नहीं होता, बटर के जैसा एक सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है एनिमल के फैट से और वेजिटेबल के फैट से, ठीक है ना। उसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, उसे बनाने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है।
अब सेकेंड हमारा यूज है किस चीज़ का, क्लोरीन गैस का। जो क्लोरीन की गैस होती है उसका क्या यूज होता है, वो यूज की जाती है वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि पानी की साफ सफाई में, पानी को साफ करने में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। आपने कभी देखा होगा पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, जब उन्हें बाहर से साफ करने आते हैं लोग तो उस पे अंदर एक प्रेशर मारते हैं, वो क्लोरीन गैस का होता है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन गैस से ही बड़े बड़े स्विमिंग पूल वगैरह उन सब की साफ सफाई की जाती है, ताकि आपका जो स्विमिंग पूल है या वाटर है वो साफ रहे। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट में पानी को साफ करने में क्लोरीन गैस यूज होती है, स्विमिंग पूल्स को साफ करने में यूज होती है, पीवीसी में पीवीसी बनाने में यूज होती है, क्योंकि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। लास्ट में क्या आ रहा है, क्लोराइड, मतलब इसके अंदर भी क्लोरीन तो डाला गया है। पीवीसी की जो पाइप होती है घर में लगी होती हैं आपके, तो वो किससे बनी होती है, क्लोरीन मिलाकर। डिसइंफेक्टेंट्स में मतलब इन्फेक्शन ना हो ऐसी कोई जो दवाइयाँ आती हैं, ऐसी जो दवाइयाँ आती हैं उनके अंदर भी आपका क्लोरीन मिक्स होता है। CFC, फ्रिज जो गैस रिलीज करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके अंदर भी क्लोरीन होता है। नाम क्या है, क्लोरो, स्टार्टिंग में क्लोरो आ रहा है, मतलब उसके अंदर भी क्लोरीन मिक्स है। जो भी कीड़े मकोड़े आपकी फसल को खराब कर सकते हैं, उन्हें मारने के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं उन्हें कहते हैं हम पेस्टिसाइड, हिंदी में कहते हैं कीटनाशक। उसके अंदर भी आपकी क्लोरीन गैस यूज होती है। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लिए हमने ये टॉपिक पढ़ा था। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, जिन भी मेटल्स के ऊपर ग्रीस लगी होती है उनकी ग्रीस हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, आप कहोगे कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बार बार बोले जा रहे हो, ये होता क्या है, ऐसा थोड़ा सिंपल करो। कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल भाषा में अगर हम करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके घर के अंदर जनरल जो सरफ साबुन ये सब होते हैं, सब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही बने होते हैं। अब किसी भी मेटल पे से आप ग्रीस हटाओगे तो किस तरह से हटाते हो, सब इन्हीं चीज़ों से हटती है ना। किसी भी मेटल पे अगर ग्रीस लगी होती है तो उसको हटाने के लिए हम किसी भी सरफ साबुन इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, ताकि वो उसकी चिकनाहट बिल्कुल चली जाए। तो मेटल्स की डिग्रीसिंग के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप, साबुन के अंदर, डिटर्जेंट, घर में जितने भी डिटर्जेंट होते हैं कपड़े वगैरह धोने में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डला होता है। पेपर मेकिंग, जो पेपर बनते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज में, उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। अब आर्टिफिशियल फाइबर्स, जितनी भी आर्टिफिशियल फाइबर्स होती हैं उनमें भी थोड़ा बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये तो थे सारे यूजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में आप जितने भी यूजेस देखोगे उन सबको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यूजेस पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब सेकंड पढ़ना है हमें ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा आसान है, इजीली समझ आने वाला टॉपिक है। व्हेन क्लोरीन गैस produced in electrolysis of brine is passed through dried slaked lime calcium hydroxide, then it produces bleaching powder। अच्छा, हमने फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया था कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें हमारा एक प्रोडक्ट बना था क्लोरीन गैस। जब क्लोरीन गैस को हम पास करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, ड्राई स्लेक्ड लाइम। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया हमने ब्राइन का, जिससे हमें मिली क्लोरीन गैस। अब उस क्लोरीन गैस को जब हम पास करवाएंगे ड्राई स्लेक्ड लाइम में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CaOCl2। ठीक है ना, और इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में आपका बनता है वाटर H2O। ठीक है, अब पढ़ने हमें यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहला यूज क्या दिया हुआ है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की फाइबर्स होती हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, नायलॉन, रेयॉन, ऐसे करके अलग अलग तरह की फाइबर्स होती हैं। उन सब पे ब्लीचिंग करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है
किसी भी फाइबर के ऊपर या किसी भी कपड़े के ऊपर जो दाग लगे होते हैं, स्टेन लगे होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उन सबको हटाने में, रिमूव करने में मदद होती है, वो मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है आपका पेपर के अंदर जो वुड पल्प होता है उस पर ब्लीचिंग की जाती है ब्लीचिंग पाउडर की मदद से पेपर फैक्ट्रीज के अंदर, कि मतलब वुड से जो पल्प निकलता है उसके कुछ छोटे मोटे दाग धब्बे रह जाते होंगे जो ब्लीचिंग पाउडर के जरिए निकाले जाते हैं। थर्ड क्या है, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ये तो सब जानते होंगे कि लॉन्ड्रीज के अंदर धुले हुए कपड़ों में जो दाग धब्बे रहते हैं उसमें से भी जो वो स्टेन होते हैं उन्हें निकालने में मदद किसकी आती है, ब्लीचिंग पाउडर की। फोर्थ क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और लास्ट है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब छोटे छोटे जर्म्स को मारने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को साफ बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका क्लोरीन भी तो होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2, मतलब इसमें क्लोरीन है। और हमने अभी समझा था कि स्विमिंग पूल वगैरह इन सबको साफ करने में, पानी को साफ करने में, वाटर ट्रीटमेंट में आपका क्लोरीन का यूज होता है। तो क्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण ही ड्रिंकिंग वाटर को साफ बनाने में, फ्री फ्रॉम जर्म करने में ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज कर सकते हैं। तो ये हुई ब्लीचिंग पाउडर की पूरी कहानी। आइए अब समझते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा होता क्या है? सबसे पहले तो सिंपल सा, बेकिंग सोडा क्या होता है, घर में, किचन में आपका यूज किया जाता है खाने के आइटम्स को बनाने में। खाने के जो आइटम्स होते हैं उनको क्रिस्पी बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। फूड आइटम्स को ये क्रिस्पी करता है। दूसरा, फास्ट कुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और हाँ, इसको हम आम भाषा में, जनरल भाषा में मीठा सोडा या खाना सोडा भी कहते हैं। आपकी मम्मी को पता होगा कि किचन के अंदर खाना सोडा होता है, वो जो खाना सोडा होता है ना, उसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। फास्टर कुकिंग के लिए, और जो हम क्रिस्पी चीज़ें बनाते हैं, जैसे घर में पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तब उस समय हम बेकिंग सोडा का यूज़ उसमें करते हैं ताकि उसमें एक करारापन आए, क्रिस्पीनेस आए, ठीक है। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो होता है इसका केमिकल नेम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। काम क्या होता है इसका? ये आपके फूड आइटम्स के अंदर क्रिस्पीनेस लाता है और फास्ट कुकिंग में यूज किया जाता है किचन्स के अंदर। अब ये बनता कैसे है? अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना कि सोडियम क्लोराइड बेकिंग सोडा को बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, आइए जरा उस पर गौर करते हैं। देखो, बेकिंग सोडा बनता कैसे है। जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, एक बार दोबारा सुनो, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चार चीजें साथ में रिएक्ट करती हैं, इनका रिएक्शन होता है तो दो चीजें बनती हैं। पहला बनता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, ठीक है ना। दूसरी चीज बनती है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमें बनवाना था, और यही होता है आपका क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। मे बी आपको ये इजीली समझ आ गया होगा। अब ये जो होता है बेकिंग सोडा, ये एक माइल्ड बेस होता है, और जब भी आपको एसिडिटी होती है तो इसको आप यूज करते हो ताकि आपकी एसिडिटी में रिलीफ मिल सके, ठीक है ना। यूज इन एसिडिटी, एक नॉन कोरोसिव बेस होता है ये। तो जब और कुकिंग के दौरान जब भी इसको हीट किया जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग कुकिंग when it is heated, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं
तो आपका क्या रिएक्शन होता है, एक तो बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट, अगला बनता है आपका वाटर, और अगला बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, एक ये रिएक्शन होती है जिसके जरिए आपका क्या होता है, बेकिंग पाउडर भी बनता है। वो भी आगे यूजेस में पढ़ेंगे हम। जब भी हम कुकिंग के दौरान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, जिसके जरिए आपकी बहुत सी चीज़ें खाने की जो होती है, जैसे ढोकला होता है या इडली होती है, जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, ब्रेड होती है, जो भी चीज़ें स्पॉन्जी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उन सबको बनाने में एक ये प्रोसेस भी काम में आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उम्मीद है आपको बेकिंग सोडा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। आइए अब इसके मेन जो यूजेस बुक में दिए हुए हैं उसको समझते हैं। यूजेस पढ़ने हैं बेकिंग सोडा के। पहला यूज बहुत आसान है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। बहुत से लोगों ने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों सुने होंगे, दोनों में बहुत आम सा डिफरेंस होता है। देखो क्या होता है, बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। कैसे, जब बेकिंग सोडा में कोई भी एक एडिबल एसिड मिलाया जाता है तो उससे आपका बेकिंग पाउडर बनता है। अब एडिबल एसिड क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एसिड जो हमें हार्म ना पहुंचाए, खाने लायक हो। जैसे कि आपका बुक में एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड, और भी ले सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड होता है आपका इमली के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अंदर, सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का आपका एसिड होना चाहिए जो खाने लायक हो। अगर उसको आपने बेकिंग सोडा में मिला दिया तो आपका बेकिंग पाउडर तैयार होगा। इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपने एक एसिड मिलाया जो कि खाने लायक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और साथ में एक सोडियम का सॉल्ट बनेगा कुछ भी। ठीक है ना, वो आपके एसिड पे डिपेंड करेगा कि एसिड क्या होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये आपकी बनने वाली चीज़ों को, घर में आप फूड आइटम्स बनाते हो जैसे भटूरे वगैरह बनाते हो, ढोकले बनाते हो, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये ही उसे स्पॉन्जी बनाती है, फ्लफी बनाती है। ठीक है ना, तो ये फूड आइटम्स को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाती है। जो ढोकले वगैरह बनाते हो घर में, तो बनाने से पहले आप खमीर उठाते हो। वो जो खमीर उठाने का प्रोसेस है ना, उसी के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिससे आपके घर के जो फूड आइटम्स बनते हैं, खाने के आइटम होते हैं, वो स्पॉन्जी होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज यूज इन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, एसिडिटी, इनडाइजेशन को दूर करने वाली दवाइयाँ। उनके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है क्योंकि ये एक बेस है। एसिडिटी में पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एक बेस मिलाते हैं, तो एंटासिड्स में बेस मिला होता है। जैसे ही एसिड और बेस मिलेंगे तो पेट का एसिडिक लेवल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे आपके पेन में रिलीफ मिलता है। ठीक है, लास्ट है आपका, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक खास तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। आग बुझाने के लिए आपके नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर तो आते ही हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, लेकिन ये एक ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनमें सोडा और एसिड भरी होती है। सोडा होता है बेकिंग सोडा और एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये दोनों जब साथ में मिलेंगे, हमने देखा एसिड और बेकिंग सोडा जब मिलते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी जब आग लगती है तो वो ऑक्सीजन सप्लाई के कारण लगती है। अगर वहां का हमें ऑक्सीजन सप्लाई कट करना होगा तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दो बस, तो उस जगह का ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दो किसी भी तरह से। तो जैसे ही हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा ये दोनों साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है किसी भी जगह में जहाँ पर आग लगी हो और वहाँ की आग बुझ जाती है। तो ये थे कुछ यूजेस बेकिंग सोडा के। उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको वॉशिंग सोडा। अब हमें समझना है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से हम वॉशिंग सोडा कैसे बना सकते हैं। लास्ट में हमने समझा कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उससे हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या, मैंने क्या कहा कि हम जब बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हमने अभी पिछले रिएक्शन में हीट किया था
तब हमें क्या क्या मिला था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी और प्लस आपका वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सोडियम का सॉल्ट मिला था जो था क्या, सोडियम कार्बोनेट। अब इसी की मदद से हमारा बनता है वॉशिंग सोडा। कैसे बनता है आइए देखते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तब हमें मिलता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। तो कुछ इस तरह से आपका बनता है वॉशिंग सोडा। ये बना सोडियम क्लोराइड से। कैसे, एक इनडायरेक्टली फॉर्म में सोडियम क्लोराइड से हमारा बेकिंग सोडा हमें मिलता है जो कि होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हुआ आपका बेकिंग सोडा। अब जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करवाकर हमें मिलता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ठीक है, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पर सब बच्चे पूछेंगे कि सर रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को जरा समझाइए। तो रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आप अभी इतना सिंपल समझिए, अभी आगे से इन डिटेल समझेंगे वीडियो में कि रिक्रिस्टलाइजेशन उसे कहते हैं किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर के कुछ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाना। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब एडिंग ऑफ some water molecules किसी भी सॉल्ट में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हम ऐड करवाते हैं और उस सॉल्ट को थोड़ा मॉइस्चराइज कर देते हैं, उसमें नमी दे देते हैं, उसे गीला कर देते हैं हल्का सा, तो वो होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि वॉशिंग सोडा किस तरह से बनता है। अब आइए वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस समझते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैंने क्या कहा, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम किसी सॉल्ट में ऐड करते हैं। तो जैसे हम वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में हम ऐड करवाते हैं 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, 10H2O। तो इससे हमारा क्या बन जाता है, Na2CO3.10H2O। और यही होता है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये इजीली समझ आया होगा। और यही होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, और ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिससे हम कहते हैं क्या, वॉशिंग सोडा। आइए अब इसके यूजेस को पढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के। पहला ये रखा है आपको कि इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सब पढ़ के समझ गए होंगे कि जो ग्लास की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, पेपर की इंडस्ट्रीज होती हैं, सोप की इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब जहाँ पर ग्लास बनाया जाता है, साबुनें बनाई जाती हैं, पेपर बनाया जाता है, उन सब जगहों पर वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब वॉशिंग सोडा को इन सब चीज़ों को बनाने में उसमें वॉशिंग सोडा डाला जाता है ताकि ये सब चीज़ें इजीली बन सकें। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। मतलब जो भी चीज़ें सोडियम से मिलकर बनी होती हैं उसके अंदर वॉशिंग सोडा डाला जाता है, लाइक बोरेक्स। अब आप कहोगे बोरेक्स क्या होता है। बोरेक्स आपका एक तरह का सब्सटेंस होता है, जैसे कि आपने स्लाइम देखी होगी, स्लाइम में सब बच्चों ने खेला होगा पक्का। जिसने खेला है कमेंट में मुझे लिख के बताओ किस किसने खेला है किसने नहीं। अब बोरेक्स आपका वो भी वॉशिंग सोडा की मदद से बनाया जाता है। स्लाइम जो होती है उसके अंदर भी आपका थोड़ा बहुत वॉशिंग सोडा पड़ा होता है, सोडियम कंपाउंड्स पड़े होते हैं। ठीक है ना। तो सोडियम कंपाउंड्स के बनने में आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है। थर्ड है आपका यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस।
अब घर के अंदर बहुत सी चीज़ों की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग एजेंट्स हम बाहर से खरीद के लाते हैं, जैसे कॉलिन वगैरह हो गए, और भी तरह तरह के क्लीनिंग एजेंट आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप खरीद के लाते हो। तो उन क्लीनिंग एजेंट्स के अंदर वॉशिंग सोडा मिक्सअप होता है, जो घर की साफ सफाई में मदद में आता है, यूज में आता है, ठीक है ना। लास्ट और फोर्थ पॉइंट है आपका रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कहेंगे कि वाटर हार्ड कैसे हो सकता है। हार्डनेस ऑफ वाटर आइस की फॉर्म में नहीं, यहाँ पर आइस की फॉर्म की बात नहीं हो रही है। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब होता है कि वाटर के अंदर मिनरल कंटेंट कितना ज़्यादा है, और मिनरल भी आपके स्पेसिफिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस गिने जाते हैं, ठीक है ना। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर कि मैग्नीशियम और कैल्शियम इनके जो आयंस होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उसको रिमूव करने में भी आपका वॉशिंग सोडा यूज में आता है। तो ये थे कुछ यूजेस वॉशिंग सोडा के। उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो अब पढ़ना है हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, आइए एक बार देखते हैं। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। यानी कि सिंपल सी बात है, देखो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी भी सॉल्ट के अंदर आपके कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो आपका कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस जैसे कि अभी हमने देखा था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ये तो हुआ आपका सोडियम कार्बोनेट। अब वॉशिंग सोडा के लिए डॉट लगाते हैं और 10H2O, क्योंकि इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 10H2O। तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 10 मॉलिक्यूल्स का है। बस यही कहानी होती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक आपको पढ़ाया जाता है कॉपर सल्फेट के बारे में, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब देखो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होता है, जिसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब जब हम इसे हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, ठीक है ना। जब हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो ये जितने भी 5 मॉलिक्यूल है ये तो इवेपोरेट हो जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे हवा में, और आपका बच जाएगा ड्राई कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है और कौन सा ड्राई है, तो वो पता चलता है जो हाइड्रेटेड होता है वो होता है आपका ब्लू कलर का, यानी कि जब तक उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तब तक वो ब्लू कलर का रहता है, लेकिन जैसे ही उसे हीट दोगे उसका पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट होता है ड्राई वाला वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वाइट कलर में, ठीक है ना। और यही चीज दर्शाती है उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। उसके अंदर आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जैसे ही हमने उसको गर्म किया उसके पानी के मॉलिक्यूल्स भाप बन के उड़ गए, और जो सूखा कॉपर सल्फेट बचा था, ड्राई कॉपर सल्फेट बचा था, वो ब्लू कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही होता है आपका कॉपर सल्फेट, यही होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब पढ़ना है एक और दूसरे सॉल्ट के बारे में जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम करता है। उसमें भी आपके कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन होते हैं, जो कि है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के अंदर आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो कि कैल्शियम सल्फेट में मिलने के बाद इसका नाम बना देते हैं जिप्सम। अब जिप्सम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, घरों में यूज़ किया जाता है। अब देखो क्या होता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इवेपोरेट हो जाते हैं और कुछ इसी में रह जाते हैं। और 373 केल्विन पर हीट करने के बाद ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और उसके बाद ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, और हाइड्रेट वर्ड वाटर के लिए यूज होता है, यानी कि वाटर का एक आधा मॉलिक्यूल इसके पास रह जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का CaSO4 डॉट 1/2 H2O या फिर हाफ H2O, ठीक है ना, आधा वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास रह जाता है। और ये जो नया कंपाउंड हमारे पास बनता है इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और भी आसान भाषा में मैं कहूँ तो POP। घरों के अंदर जो POP होती है ना, आप सब लोग जानते हैं, आपके घरों में POP जो हो रखी है, उसका फॉर्मूला है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को 373 यानी कि 373 केल्विन के टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तब हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखी है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पर, आपका बनाया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O वाला, और जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इजीली समझ आया होगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा वाइट पाउडर सब्सटेंस होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं जब भी किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस पर उसकी राइट पोजिशनिंग के लिए, उसे सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर का यूज किया जाता है, और उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर आपका फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक किया जाता है। ठीक है, अब जब हम POP में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, हमें फिर से जिप्सम मिल जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करें तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1/2 H2O, ये हमें देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, जो कि होता है आपका जिप्सम। ठीक है ना, और ये होती है इसकी इक्वेशन। अगर हम जिप्सम के यूजेस देखें, वो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस देखें तो वो क्या है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर support and right positioning of fractured bones. ठीक है ना, डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती है उनकी राइट पोजिशनिंग को सपोर्ट करने के लिए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। अब मिट्टी के जो टॉयज वगैरह बनते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम बनते हैं, उन सबको भी बनाने में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, इसको और सुनते हैं कि हमारा जो ये केमिकल सॉल्ट बनता है जिप्सम को हीट करने के बाद, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका ये इतना स्पेशल नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये कैसे पड़ा? बहुत सोचने की बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैसे पड़ा, देखते हैं। बिकॉज इट वॉज हिस्टोरिकली प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ जिप्सम माइंड फ्रॉम मॉन्टमार्ट हिल इन पेरिस, फ्रांस। यानी कि बहुत पुराने ज़माने में फ्रांस में जो पेरिस जगह है, सब जानते हैं पेरिस एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर एक पर्वत है, एक हिल है मॉन्टमार्ट।
वहाँ पर जिप्सम पाया जाता है, उसकी बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, उसको हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता था, पीओपी, जो आपके घरों में वॉल्स पर भी लगाया जाता है, क्योंकि ये पहली बार बनाया ही पेरिस फ्रांस में गया था, मोंटमार्ट हिल से हिस्टोरिकली, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, क्योंकि ये पेरिस में बनाया गया था। तो ये एक तरह का फन फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और जेन जी एजुकेटर को ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।